1 दिसंबर 2019 को उन्होंने क्या ले ली, रिटायरमेंट ले ली। ठीक है जी। कितने साल जॉब करने के बाद, 25 ईयर जॉब करने के बाद। ठीक है जी। 1 जनवरी 2019 his salary was 40,000 after an increment। 1 जनवरी 2019 को उनकी सैलरी कितनी थी, 40,000। चलो जी। इन द कंपनी 2 month लीव्स एक्रूड एवरी ईयर। ठीक है जी। तो उनकी हर साल जो थी 2 मंथ की क्या थी, लीव मिलती थी। मंथ। ठीक है। चलो जी। तो नीचे ए है, बी है और सी ऑप्शन दिया गया है मुझे। बेटा ध्यान से देखना, उसने ये कहा है कि उसे हर महीने, हर साल 2 महीने की लीव मिल रही थी। बट आप सबको पता है बेटा कि जो मैक्सिमम लीव है उसे 1 साल की 30 दिन यानी कि 1 मंथ से ऊपर की नहीं मिल सकती। वो कितने मंथ जॉब कर रहा है, 25 ईयर वो क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है। तो इसका मतलब उसे 25 मंथ से ज्यादा की जो है लीव अलाउड नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो मैक्सिमम जो लीव अलाउड है उसे 25 मंथ की अलाउड है। ठीक है जी। अब ये देखते हैं कि उसने लीव कितनी टेकन कर ली। लीव टेकन, तो इसने 10 मंथ की लीव टेकन कर ली, इसने कोई लीव टेकन नहीं की, और इसने 30 मंथ की क्या कर ली, लीव टेकन कर ली। तो जो बैलेंस लीव है फॉर विच ही अप्लाइड, ठीक है जी, तो यहां पर कितने के लिए करेगा, 25 मैक्सिमम है, 10 वो लीव मंथ की वो टेकन कर चुका है, तो वो कितने मंथ के लिए करेगा, सिर्फ 15, यहाँ पे 25 मंथ। ठीक है। बट यहां पर तो 25 मंथ की वो डिमांड मैक्सिमम ले सकता है, और वो 30 मंथ की तो ऑलरेडी यूज कर चुका है वो, तो यहाँ पे -5 आएगा। -5, -5 लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, NIL, नील, यानी कि वो किसी भी लीव के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। चले बेटा। चलो जी। अब यहाँ पर हम उसका एक रूल फॉलो करते हैं, क्या बनेगा, तो देखें क्या रूल लगाएंगे हम। लो जी। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट। तो जो पहला पॉइंट सबके लिए आने वाला है 30 लाख, 3 लाख। ठीक है जी। इसके लिए भी क्या रहेगा, 3 लाख। इसके लिए भी क्या रहेगा, 3 लाख। सेकंड जो पॉइंट आएगा हमारे पास इसमें, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितनी है, 16 लाख। यहाँ कितनी बनेगी देखें, यहाँ है उसकी 20 लाख। ठीक है जी। और यहाँ पर उसकी कितनी है, 8 लाख। ठीक है जी। चलो। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कितने की डिमांड कर रहा है। चलो, थर्ड पॉइंट क्या बनता है देखें। थर्ड पॉइंट बनता है
10 मंथ की सैलरी, तो बेटा उसकी एक महीने की सैलरी कितनी दी हुई है? 40,000। तो 10 मंथ की सैलरी कितनी बन जाएगी? 4 लाख। ठीक है, यहां पर भी कितनी बन जाएगी? 4 लाख। और उसकी यहां पर भी कितनी बन जाएगी? 4 लाख। ठीक है जी। हाँ, अब बात आती है फोर्थ पॉइंट की। कहता है एवरेज सैलरी इनटू कंप्लीट ईयर सर्विस नॉट मोर देन 30 मंथ्स। तो बेटा देखो, 10 मंथ की सैलरी कितनी है? 4 लाख। अगर इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 40,000 उसकी 1 मंथ की आ गई एवरेज सैलरी, इनटू अब वो कितने मंथ की डिमांड कर रहा है? यहाँ पे 15 मंथ की डिमांड कर रहा है, तो 15 इंटू 6 लाख। ठीक है जी। यहां पर जो फोर्थ पॉइंट आएगा, 40,000 तो रहेगा ही क्योंकि एवरेज सैलरी 40,000 है, इंटू 25 इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, यहां पर जो फोर्थ पॉइंट आएगा उसका कितना आएगा? देखो, 40,000 इंटू नील की जगह क्या रखेंगे? 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सॉल्व हो गए हमारे पास। इसके भी चारों, इसके भी चारों और इसके भी चारों। पहले 2 पॉइंट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। थर्ड में भी 40,000, 10 मंथ की सैलरी आ गई, एक महीने की 40,000 है, तो 10 मंथ की कितनी हो गई? 40 40 40 हो गई, 4 लाख 4 लाख हो गई। और फोर्थ पॉइंट था एवरेज सैलरी, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 40,000 आ जाएगा। 15 मंथ की उसकी बैलेंस थी तो 15 मंथ से, 25 की थी तो 25, और 0 की तो थी तो 0। तो अब जो ए पर्सन आएगा, ध्यान से देखेंगे तो टैक्सेबल सैलरी निकाल, टैक्सेबल लीव सैलरी निकालें उसकी, तो ए जो है उसके एक्चुअल अमाउंट कितनी है? 16 लाख माइनस, अब एग्जाम्प्ट अमाउंट देखो, 3 लाख, 16 लाख, 4 लाख एंड 6 लाख। तो अगर इन सब में अगर हम देखें तो 3 लाख मिनिमम रह रहा है, तो यहाँ पे जो इसकी एग्जाम्प्ट अमाउंट रहेगी वो कितनी रहेगी? 3 लाख। बाकी इसका टैक्सेबल अमाउंट है। बी को एक्चुअल में 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, 20 लाख, 4 लाख एंड 10 लाख। तो यहां पर भी उसकी कितनी एग्जम्पशन अमाउंट रहने वाली है? 3 लाख। यहां पर सी को 8 लाख रुपीज मिल रहे हैं, लो जी 8 लाख, माइनस एग्जम्पशन अमाउंट क्या है? 0। तो सारी अमाउंट उसकी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। बोलो बेटा, कुछ क्वेश्चन में पूछना तो बताओ। सर हाँ जी बोलो। सर वैसे क्वेश्चन तो समझ आ गया, बट जो ये मतलब क्वेश्चन में हेडिंग लिखी हुई है ना, हाँ हाँ जैसे 1 दिसंबर के बाद इन्होंने लिखे ऑन 1 जनवरी 2019 ही सैलरी वॉज 40,000 पर मंथ। हाँ जी। तो सर वो वो दिसंबर में तो रिटायर ही हो रहा है, जैसे फिर जनवरी में उसकी सैलरी इन्होंने क्यों लिखी है? बेटा तारीख देखो ना, दिसंबर पहले आता है कि जनवरी पहले आती है? चल दिसंबर पहले आता है। अच्छा, जन, जनवरी पहले। ठीक है ठीक जनवरी है। पहले आएगा। हाँ जनवरी जी। 19 की दी है उसने। ओके। हाँ ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं अब हम स्टार्ट। आप निकालो क्वेश्चन नंबर सेकंड, पढ़ो। लीव सैलरी का ही कर रहे हैं पॉइंट दोबारा। कहते हैं मिस्टर एक्स वाज एम्प्लॉयड इन ए कंपनी, ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन 1 जनवरी 20 after completing 30 year of service. From 1st July 2018, his pay scale was so and so,
and he was getting dearness allowance 20% per percent. He had 7 months earned leave to his credit, which was approved. Hence, he was paid 57,400 as salary and 11,480 as a dearness allowance. चलो जी, कहता है कंप्यूट द अमाउंट एग्जम्प्ट रिगार्डिंग इनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव। लो जी, पहले पॉइंट्स लिखते हैं क्या क्या बनते हैं उसके हमारे पास। हमें ये कहा गया है कि वो 30 साल की सर्विस हो गई है उसकी और वो रिटायर हुआ है 1 जनवरी 2020 को वो रिटायर हो गया। ठीक है, सर्विस उसकी कितनी बनती है 25 ईयर 30 ईयर की। ठीक है जी, नेक्स्ट अब बारी आती है उसकी पे स्केल और डीए। चलो ये देखते हैं, आप अभी कंसीडर करते हैं। इसके अलावा उसे वो डिमांड कितने की कर रहा है, वो डिमांड कर रहा है लीव सैलरी 7 मंथ, वो उसे अलाउड हो जाएगी क्योंकि 30 साल जॉब कर रहा है तो एक्चुअल में तो उसे 30 मंथ की मिलनी चाहिए, बट यहाँ पे उसे डिमांड सिर्फ कितने की करी है 7 मंथ की, तो ये उसे अलाउड हो जाएगी। इसके अलावा उसे जो सैलरी मिल रही है कितनी मिल रही है 57,400 प्लस 11,480, जोड़ के देखें। इन 7 मंथ की उसे जो सैलरी मिली है वो कितनी मिली है उसे देखें 688880। ठीक है, तो ये जो 7 महीने वो जॉब का जो मांग रहा है डिमांड कर रहा है लीव सैलरी की, उसकी उसे एक्चुअल में सैलरी इतनी मिल रही है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स मेरे सामने आए हैं। इन पॉइंट्स के बेस पे हम इसको फॉलो करते हैं, क्या क्या चीज हमें फाइंड करनी है देखें। लो जी, तो मुझे क्या क्या पॉइंट्स फॉलो करने हैं देखें। लो जी, फर्स्ट पॉइंट 3 लाख, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो फर्स्ट पॉइंट उसका 3 लाख आ जाएगा। सेकंड पॉइंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव हमने अभी निकाली है, इतनी सैलरी का और इतना डीए 688880, तो 6880 उसे एक्चुअल अमाउंट मिल रही है। थर्ड पॉइंट 10 मंथ की सैलरी, तो इसके लिए अब मुझे सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। चलो, क्योंकि उसने पे स्केल दिया हुआ है मुझे, तो पे स्केल के हिसाब से मुझे इसे निकालनी पड़ेगी 10 मंथ की सैलरी। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट अपना, वो कब ज्वाइन कर रहा है और कब रिटायर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। चलो तो 1 जुलाई 2018 को उसकी जो सैलरी है वो 8,000 है। ठीक है जी, 1 जुलाई 2019 को उसकी सैलरी 200 रुपये बढ़कर 8200 हो जाएगी। 1 जुलाई 2020 को उसकी सैलरी 8400 रुपये हो जाएगी। 1 जुलाई 2021 को उसकी सैलरी बढ़कर 8600 हो जाएगी। चलो बस इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। तो मुझे यहाँ पे 10 मंथ की सैलरी चाहिए, तो 10 मंथ कब से काउंट करेंगे,
वो 1 जनवरी 2020 को रिटायर हो रहा है। तो 1 जनवरी से 10 मंथ अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें तो देखें, पीछे चलें। 1 जनवरी से पीछे क्या आएगा बताओ? दिसंबर 2019, फिर नवंबर 2019, अक्टूबर 2019, सितंबर 2019, अगस्त 2019, जुलाई 2019, जून 2019, मई 2019, अप्रैल 2019। कितने हो गए देखें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और ले लेते हैं, मार्च 2019। तो बेटा इन 10 मंथ की मुझे सैलरी काउंट करनी है, तो ये चार्ट हमें बताएगा। क्या बताएगा देखें? 1 जुलाई 2020, इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये देखो सारे ही हमारे मंथ कौन से चल रहे हैं? 19 के। तो यहां देखो बेटा, 1 जुलाई 2019 से उसकी सैलरी कितनी आ रही है? 8200। तो यहां उसकी सैलरी कितनी रहने वाली है? 8200। यहां पर उसकी सैलरी कितनी रहने वाली है? 8200। यहां पर भी उसकी सैलरी कितनी रहने वाली है? 8200। आगे भी उसकी सैलरी, सॉरी गलत हो गया, जुलाई में उसकी सैलरी कितनी है? 8200। तो अगस्त में भी उसकी कितनी रहेगी? 8200। सितंबर में भी उतनी कितनी रहेगी? 8200। अक्टूबर में भी उसकी सैलरी कितनी रहेगी? 8200। नवंबर में भी 8200 और दिसंबर में भी 8200। क्योंकि 1 जुलाई से उसकी सैलरी कितनी हो रही है? 8200 रुपये हो रही है। तो 1 जुलाई के बाद जितने भी मंथ आएंगे सब में उसकी सैलरी कितनी रहेगी? 8200 रुपये रहेगी। और जो 1 जुलाई के बाद हमारे मंथ आ रहे हैं 4, उनमें उसकी सैलरी कितनी रहेगी? 8000, 8000, 8000 और 8000। ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6, 6 महीने की तो किस में रहेगी? 8200। तो 8200 इंटू 6 इक्वल टू 8200 इंटू 6, 49,200। और 8000 है, ये कितने रहेंगे? 4 महीने, क्योंकि 10 महीने टोटल लेने हैं। तो 32,000 ये आ जाएगी मेरे पास। लो जी। तो 49,200 प्लस 32,000, ये आ गया 81,200। इनका जो टोटल आएगा, यानी कि 49,200 प्लस 32,000, इनका जो टोटल आएगा वो आ जाएगा 81,200। प्लस 20% मुझे क्या जोड़ना है? डीए भी जोड़ना है बेटा। क्लियर? तो 81,200 इंटू 20% अगर मैं करता हूं तो ये आ जाएगा 16,240। ठीक है जी। तो मेरे पास टोटल कितना आ गया? 81,201 आ गया, 16,240 एक आ गया। तो जो मेरी 10 मंथ की सैलरी बनेगी 97,440।
तो मेरा तीसरा ऑप्शन भी सॉल्व होता है यहाँ पे 97440। अब मेरे पास जो मेरा फोर्थ ऑप्शन बचता है एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी निकालने का तरीका हमने सीखा हुआ है, इसको डिवाइड किससे कर देंगे 10 से, तो ये एवरेज आ जाएगा 9744 और इसको हमने मल्टीप्लाई कितने से कर देना है, जितनी लीव्स की हम डिमांड कर रहे हैं। हम 7 मंथ लीव्स की डिमांड कर रहे हैं तो इसको 7 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 68208। ठीक है जी। तो इन चारों में से जो भी मिनिमम अमाउंट है, तो हमारी एक्चुअल अमाउंट कितनी है देखें। अभी आपसे डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि इसमें हमारी जो एक्चुअल अमाउंट है वो 68880 है। तो 68880 में से हम माइनस कर देंगे 68208 और हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारी एग्जम्प्ट अमाउंट आ जाएगी, घटा लेना, बाकी आपकी क्या आ जाएगी टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। बोलो बेटा कुछ क्वेश्चन में पूछना है तो बताओ। समझ आ रहा है? हाँ बोलो। सर आपने नंबर ऑफ इयर्स यहाँ पे जो अर्न लीव में करते हो हाँ वो हाँ बैलेंस लीव का नहीं करते? हाँ, तो बैलेंस लीव इसमें पढ़ो ना, बैलेंस लीव ही उसने उल्टा दे दिया ना। उसने क्या बोला है, पढ़ो, क्रेडिट बोला है, डेबिट थोड़ी बोला है। He had 7 months earned leave to his credit। क्रेडिट का मतलब है कि उसे 7 मंथ की लीव दी जा रही है। अगर यहाँ पे वर्ड डेबिट आया होता तो फिर मैं क्या करता, 25 मंथ की मानते, उसमें से 7 मंथ की वो यूज कर चुका है, बाकी जो है वो है। इसमें इसने बैलेंस लीव ही बता दी ना, बाकी वो यूज कर ली होगी उसने कहीं ना कहीं। ओके सर। क्लियर है पॉइंट ये? यस सर। और कुछ पूछना है तो बताओ। नो सर। चलो जी, एक फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बस एक ही पॉइंट आपसे डिस्कस करना है, फिर बस ये चैप्टर हम बस कंप्लीट ही समझेंगे अपना। मिस्टर सीताराम वाले में चौथा पॉइंट पढ़ो बेटा। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का है क्या बात यहाँ पे? तो यहाँ पर मैं आपसे एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसके लिए ज्यादा आपने माइंड पे जोर नहीं डालना अपना, ठीक है। इसका कुछ कैलकुलेशन नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। ये है 3 टाइप के हमारे पास वो होते हैं, जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था बेटा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आप सबको याद होगा, वो ड्यूरिंग द जॉब था बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं लमसम। देखो उसमें तो हम डिपॉजिट करा रहे थे, वो पैसे कभी ना कभी तो मुझे मिलेंगे, और ये प्रोविडेंट फंड के पैसे मुझे कब मिलते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये 3 टाइप के हो सकते हैं प्रोविडेंट फंड बेटा, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है बेटा, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जितनी भी अमाउंट होगी सारी एग्जम्प्ट होगी, यानी कि क्वेश्चन में इसका कुछ नहीं करना। क्लियर? जो हमारा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है ये भी एग्जम्प्ट ही है, आपके पास इतना कोई डिटेल में नहीं आएगा। आपने सिर्फ एक ही लाइन याद करनी है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। इंटरेस्ट भी इसके ऊपर अगर आया हुआ है तो वो टैक्सेबल होगा, बाकी दोनों पॉइंट एग्जम्प्ट होंगे। तो इस चैप्टर में आपने अनरिकॉग्नाइज्ड का करना क्या है वो ध्यान से सुन लो, कुछ नहीं करना। हर क्वेश्चन में एक ही फिक्स ट्रीटमेंट आएगा, जितनी अमाउंट आपकी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आएगी उसका आधा